सन 1760 की एक शांत रात पुणे में पेशवा बालाजी बाजीराव के महल में दीपक जल रहा था। उस दीपक की लौ में भविष्य की चिंता थी। दिल्ली की ओर बढ़ता अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली और हिंदुस्तान की अस्मिता की रेखा पर खड़ी मराठा साम्राज्य की सेना। बाजीराव ने एक नजर अपने युवा सेनापति सदाशिवराव भाऊ और भतीजे विश्वासराव पर डाली। यह केवल युद्ध नहीं था, यह भारत की आत्मा की परीक्षा थी। अब्दाली ने भारत पर कई बार आक्रमण किया था, लेकिन इस बार वह लुटने नहीं, शासन की लालसा लिए आया था। दिल्ली पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए वह एक निर्णायक युद्ध चाहता था। दूसरी ओर मराठा साम्राज्य ने दक्षिण से उत्तर तक विस्तार कर लिया था और वे दिल्ली की रक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझते थे। अब्दाली की सेना में अफगान, पठान और रोहिला सरदारों का जमावड़ा था, जबकि मराठा सेना में देश के कोने कोने से लोग आए। राजपूत, ब्राह्मण, मुसलमान, दलित, यह एक जनता की सेना थी। वे न केवल युद्ध लड़ने बल्कि एक नए भारत का स्वप्न लेकर आए थे। सदाशिवराव भाऊ ने 1 लाख से अधिक सैनिकों की एक बड़ी सेना इकट्ठा की। उनके साथ पेशवा का बेटा विश्वासराव, अद्भुत तलवारबाज इब्राहिम खान गार्दी और कई प्रमुख मराठा सरदार थे। वे जब दिल्ली पहुंचे तब वह वीरान हो चुकी थी। मुगल सत्ता केवल नाम मात्र रह गई थी। सर्दी की उस सुबह पानीपत की रणभूमि पर 2 संस्कृतियां आमने सामने थीं, एक विदेशी लूट और शासन की, दूसरी स्वदेशी संगठन और आत्मसम्मान की। मराठों की रणनीति बेहतर थी, लेकिन रसद की कमी, उत्तर भारत में सहयोगियों की गैर मौजूदगी और भयंकर सर्दी ने सेना को कमजोर कर दिया। युद्ध शुरू हुआ, तोपें गरजीं, तलवारें लहूलुहान हुईं और मराठा वीरता ने दुश्मन की पंक्तियां चीर दीं। विश्वासराव ने अद्भुत पराक्रम दिखाया, पर तभी एक गोली आई और सब कुछ थम गया। विश्वासराव शहीद हो गए। सदाशिवराव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, इस धरती को हम छोड़ नहीं सकते, भले ही हमें जीवन छोड़ना पड़े, और वह युद्ध में कूद पड़ा। लेकिन संख्या और योजना में अब्दाली की सेना भारी थी। दोपहर तक मराठा साठा सिखर गई और शाम होते होते मैदान लाशों से पट गया। 70,000 से अधिक मराठा सैनिक मारे गए। भारत का भविष्य, एक स्वप्न, उसी धूल में सो गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने न केवल मराठा शक्ति को क्षीण किया, बल्कि भारत को लगभग 40 साल तक राजनीतिक अराजकता में डाल दिया। लेकिन इसी हार ने मराठों को सिखाया कि केवल तलवार नहीं, संगठन, संवाद और स्थानीय सहयोग जरूरी है। आगे चलकर पेशवा माधवराव और अन्य नेताओं ने मराठा शक्ति को फिर से उभारा, और वहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिल्ली में कदम रखने का मार्ग मिला। कहते हैं सदाशिवराव भाऊ अंत तक लड़े, उनका शरीर कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं वे उत्तर में कहीं एक साधु बनकर रहे, पर मराठों के हृदय में वह एक ज्वाला बनकर जलते रहे। हर बार जब कोई युवा भारत का भविष्य वारने निकलता है, वह पूछता है, क्या मैं पानीपत के युद्ध में खड़ा होता? भूल, मराठों ने दिल्ली से इतनी दूर पुणे से निर्णय लिए। रसद, संचार और स्थानीय सहयोग को नजरअंदाज किया गया। डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, निर्णय उस जोन में होना चाहिए जहां तत्काल समझ है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, युद्ध जीतने में केवल योद्धा नहीं, रसद, लॉजिस्टिक्स भी महत्वपूर्ण है। फीडबैक लूप्स, उत्तर भारत के स्थानीय राजा क्यों नहीं जुड़े? क्योंकि उनसे संवाद तंत्र टूटा हुआ था। मराठा सेना विशाल थी, लेकिन संगठन बिखरा हुआ था। उच्च जाति पाति की दीवारें, टकराते अहंकार। संत लीडरशिप, सदाशिवराव भाऊ स्वयं युद्ध में उतरे, यह नेतृत्व का उदाहरण है। डाइवर्सिटी मैनेजमेंट, सेना में इब्राहिम खान जैसे मुस्लिम कमांडर थे, यह इंक्लूजन का संदेश देता है। कलेक्टिव ईगो वर्सेस शेयर्ड विजन, संगठन तब टूटते हैं मैं विजन से बड़ा हो जाए। कई मराठा सरदारों के बीच यही हुआ। अब्दाली भय और धर्म के नाम पर सेना जोड़ रहा था। मराठा आत्मगौरव और भारत की रक्षा की भावना से लड़ रहे थे। मोटिवेशन थ्योरी, मैस्लोज हायरार्की, मराठा सैनिकों का पर्पस ड्रिवन होना उन्हें अंतिम सांस तक लड़ने की शक्ति देता है। नैरेटिव फ्रेमिंग, युद्ध केवल भौतिक नहीं होता, विचारों की भी लड़ाई होती है। जो कहानी जनमानस में जीवित रहे, वही विजयी होती है। मराठा शक्ति को हिंदू सम्राट मानने लगे थे, लेकिन मुस्लिम नवाबों से संवाद टूट गया। कोalition पॉलिटिक्स, दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, गठबंधन चाहिए। अब्दाली के साथ रोहिला और शुजाउद्दौला थे। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, धार्मिक पहचान ने रणनीतिक सहयोग को धुंधला कर दिया। सॉफ्ट पावर, दिल्ली की जनता मराठों से नहीं जुड़ी। क्यों? क्योंकि सांस्कृतिक स्थानीय अपनापन नहीं बना। सर्दी की तोपें मराठा पक्ष की एकमात्र तकनीकी बढ़त थीं, लेकिन उन्हें सही उपयोग नहीं मिला।
टेक्नोलॉजी इज नॉट इनफ, इंटीग्रेशन इज एवरीथिंग। युद्ध में तकनीक तभी कारगर होती है जब वह संगठनात्मक रणनीति में समाहित हो। पानीपत केवल युद्ध नहीं था, एक सभ्यता की आंतरिक लड़ाई थी कि भारत की आत्मा कौन बचाएगा। सिविलाइजेशनल रेजिलियंस, यह हार होने के बावजूद मराठा शक्ति फिर उठी। यह एक जीवंत सभ्यता की पहचान है। मेमोरी एज आइडेंटिटी, पानीपत की हार आज भी महाराष्ट्र और उत्तर भारत के सांस्कृतिक मन में जिंदा है, क्योंकि यह स्मृति से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय चरित्र का प्रश्न है। इतिहास की अनिश्चितता बताती है कि कुछ छोटे निर्णय, जैसे एक गोली से विश्वासराव की मृत्यु, पूरे युद्ध का प्रवाह बदल सकते हैं। यह बटरफ्लाई इफेक्ट और इमर्जेंट बिहेवियर का सजीव उदाहरण है। महाभारत में युद्ध तब धर्म युद्ध होता है जब उद्देश्य लोक कल्याण हो, न केवल व्यक्तिगत सत्ता। शत्रु अन्याय का प्रतीक हो, लड़ने वाले भीतर से धर्मयुक्त। पानीपत के युद्ध में मराठा केवल साम्राज्य नहीं, भारत की सांस्कृतिक रक्षा के भी लड़ रहे थे। धर्म रक्षा। अब लूट, हिंसा और विदेशी शासन का प्रतीक था अधर्म। लेकिन मराठों के बीच अहंकार, जातीय टकराव और अपूर्ण संवाद ने धर्म युद्ध को क्लिष्ट युद्ध बना दिया। भगवद गीता कहती है, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेष्ठ है, पराय धर्म का पालन भयावह है। मराठा सेनानी अपनी भूमि, संस्कृति और उत्तरदायित्व के स्वधर्म में ही लड़ रहे थे, लेकिन उनके बीच की मोहग्रस्तता, अटैचमेंट, असंगठन ने परिणाम को बिगाड़ दिया। गीता में अर्जुन द्वंद्व में था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका मार्गदर्शन किया। पानीपत में सदाशिवराव भाववीर थे, पर उनके पास कोई कृष्ण नहीं था जो उन्हें नीतिपूर्ण बुद्धि दे। नेतृत्व का संतुलन टूट गया। नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र से कहें तो उन्होंने दंड नीति, बल अपनाई, पर साम, दान, भेद की कमी रही। सज्जनता और शत्रु विज्ञान में असंतुलन था। गार्दी की तोपें थीं, पर कोई चाणक्य नहीं। चाणक्य नीति कहती है, विनयस्य मूलम नीति। नीति विनय और विजय की जड़ है। पतंजलि योग सूत्र में योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त की वृत्तियों का संयम। मराठा सेना में कई व्यक्ति थे, पर सामूहिक चित्त विखंडित था। हर एक योद्धा वीर था, पर सामूहिक संवेदनशील संगठित चेतना नहीं थी। अब्दाली के सैनिक डर के कारण एक थे, जबकि मराठा वीरता में बिखरे हुए। यह एक योगिक विफलता थी, मन की एकता नहीं थी। रामायण में राम को वनवास मिला, लेकिन उन्होंने सहयोग से लंका तक पर विजय पाई। उनके पास थे हनुमान, भक्ति और बुद्धि। विभीषण, नीति और अंतर्दृष्टि। नल, प्रौद्योगिकी। सुग्रीव, स्थानीय समर्थन। पानीपत में न विभीषण, अब्दाली का कोई विरोधी राजा के पक्ष में न आया, न कोई सुग्रीव, उत्तर भारत के सहयोगी अनुपस्थित, और न ही कोई हनुमान, तपोबल और आत्मदृष्टि का नेता। मराठों ने एक केंद्रित नेतृत्व के बजाय केवल शौर्य पर भरोसा किया। वेदांत कहता है, अहमास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। लेकिन जब यही अहंकार बन जाए तो विनाश होता है। मराठा नेतृत्व में कहीं न कहीं अहम की वृद्धि हो गई थी। हम ही भारत के रक्षक हैं। दिल्ली हमारा अधिकार है, अन्य कोई काबिल नहीं। जी वेदांत कहता है, विनय, समत्व और स्वात्मबोध ही स्थायी नीति है। वेद कहता है, ऋतं च सत्यम च, समय और सत्य दोनों चलते हैं। पानीपत एक ऋतविपरीत युद्ध था। वह युद्ध उस समय आ गया जब मराठा संगठन परिपक्व नहीं था, जब उत्तर भारत में सहयोग नहीं था, जब मौसम प्रतिकूल था। काल और ऋत के विरुद्ध चलना विनाश का कारण बना। पानीपत केवल एक युद्ध नहीं, भारत के बार बार दोहराए गए कर्मों का परिणाम था। जैसे आपसी फूट, नीति अवहेलना, केवल बल पर भरोसा, विचारशील नेतृत्व की अनुपस्थिति। यह कर्मचक्र की पुनरावृत्ति थी, ठीक वैसे जैसे महाभारत में हुआ। पानीपत केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, यह मानवता के चित्त का वह मैदान है जहां स्मृति, मराठों का अतीत गौरव,
वासना, सत्ता की लालसा, भय, अब्दाली की शक्ति और विवेक, धर्म की रक्षा एक साथ युद्धरत हैं। जैसे कुरुक्षेत्र का प्रतीक था, वैसे ही पानीपत आधुनिक युग का कुरुक्षेत्र है। मराठा सेना धैर्य, वीरता, श्रम, राजी, तप, भक्ति और बुद्धि, रणनीति का प्रतीक थी। लेकिन भीतर विकर्षण, डिसइंटीग्रेशन था, जातीय समाधीनता और आत्मश्लाघा। वे पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बिना संतुलन के प्रतीक थे। अहमद शाह अब्दाली उस विदेशी विनाशक चेतना का प्रतीक था जो हर युग में आती है। जब आत्मा शिथिल हो जाए, संस्कृति आत्मनिंदा में लिप्त हो, जब रक्षा करने वाले ही विभाजित हो जाएं। अब्दाली तमोगुण की शक्ति, जो सत्व और रज के असंतुलन पर आक्रमण करता है। वह साहसी, वीर, समर्पित थे, पर भीतर संकुचित दृष्टि थी। उनके पास कृष्ण नहीं थे। प्रतीक रूप में वे अर्जुन हैं, लेकिन बिना संजय और कृष्ण के। अर्थ, जब योद्धा के पास सामर्थ्य हो पर दृष्टि न हो, तो वह अपने ही सैनिकों को मरवा बैठता है। पानीपत में मराठा सेना के पास पीने का पानी नहीं था। यह कोई संयोग नहीं। यह प्रतीक है कि जब चित्त का जल, प्राण, सद्भाव, संवाद सूख जाए, तो बाहरी युद्ध की जीत संभव नहीं। पानी, जीवन, संवाद, प्यास, अविकसित संगठन चेतना। कोई भी उत्तर भारतीय राजा साथ जा नहीं आया। यह प्रतीक है कि जब सत्य अकेला पड़ जाए और नीति पीछे हट जाए, तो धर्म भी हताश हो जाता है। मराठा सेना, धर्म, लेकिन अकेला धर्म बिना नीति और सहयोग के आत्मघाती हो जाता है। मराठा वीर मरे नहीं, वे बलिदान हुए किसी और की भूलों पर। यह मृत्यु नहीं थी, यह सामूहिक चेतना की नींव थी। प्रतीक रूप में, जब चेतना अपने भीतर की दरारों को नहीं सीती, तो मृत्यु बाहर से नहीं, भीतर से आती है। विष्णु भक्त जो साधु थे और इस युद्ध को देख रहे थे, वे प्रतीक हैं आंखों की चेतना के, जो समय को देखती है पर रोक नहीं पाती। वे ऋषियों के प्रतीक हैं, जो इसको देखते हैं पर उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। वे साक्षी चेतना हैं। पानीपत के बाद दिल्ली की सत्ता रिक्त रही। प्रतीक है कि जब धर्म बिना विवेक के चले और शक्ति बिना सेवा के, तो सन शव बन जाता है। पानीपत एक अंत नहीं था, वह प्रतीक था भारतीय पुनर्जागरण की पीड़ा का। इस पीड़ा से तिलक, गांधी, विवेकानंद, सुभाष, भगत सिंह निकले। यह प्रतीक था कि युद्ध से नहीं, आत्मज्ञान से ही भारत पुनः खड़ा होगा। महाभारत और मनुस्मृति में धर्म का अर्थ होता है पिता का आधार जो सबको जोड़ता है। पानीपत में विफलता, मराठा सैन्य तंत्र केवल राजनीतिक धर्म एक्सपेंशन तक सीमित रहा, वह सांस्कृतिक धर्म समूहों को जोड़ना में असफल रहा। नवीन विचार, एक राष्ट्र या संगठन केवल नियमों से नहीं, धार्मिक इंटरलिंकिंग भावना से चलता है। हमें धर्मचक्र आधारित सिस्टम डिजाइन चाहिए, जिसमें सहयोगियों का धर्म, प्रजा का धर्म, शत्रु के प्रति धर्म को साथ देखा जाए। भगवद गीता युद्ध को यज्ञ कहती है। अर्जुन को कृष्ण याद दिलाते हैं, कर्म करो फल की इच्छा से नहीं। पानीपत में युद्ध लक्ष्यहीन वेग हो गया। सैनिक भूखे थे, पर आत्मा भी भूखी थी। युद्ध, नेतृत्व और रणनीति को एक आध्यात्मिक तपस्या की तरह देखना, जिससे साहस प्लस करुणा प्लस संयम एक साथ विकसित हो। उदाहरण, कॉर्पोरेट क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक तपस्या। ऋग्वेद कहता है, संगच्छध्वं संवदध्वं, साथ चलो साथ बोलो। पानीपत में मराठा साथ नहीं थे, उनके सहयोगी बिखर गए। कोई साझा संकल्प नहीं था। प्रत्येक परियोजना या राष्ट्र निर्माण में सामूहिक संकल्प, कलेक्टिव संकल्प को प्राथमिकता दो। डिसीजन मेकिंग को मौन, ध्यान और अनुभवशील साथ से जोड़ो। तंत्र शास्त्र कहता है, बाह्य शक्ति तभी जागती है जब आंतरिक संतुलन स्थिर हो। पानीपत में सेना बड़ी थी,
लेकिन अंतःतंत्र, सप्लाई चेन, मोराल, लीडरशिप बैलेंस असंतुलित था। नवीन विचार, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन तंत्र शक्ति प्लस चक्र संयोजन। हर संस्था में मूलाधार, सुरक्षा, अनाहत, संबंध, आज्ञा, दृष्टि जैसे संगठन चक्र को संतुलित करो। नाट्यशास्त्र और संगीत शास्त्र में कहा गया है, नाद ही ब्रह्मा है। पानीपत में संवाद टूटा, संदेशों में भय और भ्रम था। नवीन विचार, लीडरशिप में शब्दों से अधिक नाद, आत्मिक संप्रेषण जरूरी है। इमोशनल इंटरनेट की तरह भावतंत्र से संवाद करें। वशिष्ठ कहता है, शत्रु बाहर नहीं, हमारी दृष्टि में है। पानीपत में अब्दाली को केवल राक्षस की तरह देखा गया, लेकिन उसकी राजनीति, मनोविज्ञान और कूटनीति को नहीं समझा। सुरक्षा नीति में द्वैत नहीं, अद्वैत रणनीति चाहिए, जहां शत्रु का चेतन संस्कार समझा जाए, न कि केवल उसका आकार। वेदों में ऋत, समय का धर्म, कॉस्मिक रिदम। पानीपत में समय का चयन, मौसम, स्थान सब गलत थे। युद्ध के विरुद्ध था। डिसिन साइंस, ऋत की समझ प्लस प्रज्ञा। जैसे उपनिषद हैं, कालो ही दैवतम। भारतीय परंपरा में इतिहास इतिहास्यते, जो पुनः घट सकता है। पानीपत को केवल ट्रेजेडी नहीं, स्मृति से प्रज्ञा की यात्रा मानो। हर पीढ़ी को अपने पानीपत से गुजरना होगा, अंदर और बाहर।